ऑल राइट देन, चलो तो कुछ पहले जनरल प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड देन आई विल कम टू दैट, राइट। CH2Cl लेकर के इसको मैंने ले लिया था AlCl3 के साथ, और यहाँ पे मैंने बेंजीन ले रखा था। ठीक है, ये बना A, और इस चीज को फिर इस पर्टिकुलर पार्ट को फिर क्लोरीन FeCl3 के साथ रिएक्ट करा करके B बना दिया, एंड फिर उसको मैंने मैग्नीशियम एंड ईथर के साथ स्लाइटली हीट किया, बन गया C, एंड C को फिर मैंने CO2 से रिएक्ट कराया पहले एंड बाद में H+ आयन डाल दिया, बन गया D। आइडेंटिफाई A, B, C एंड D, जल्दी करिए। हाँ, मैग्नीशियम ईथर, ड्राई ईथर। H+ आयन है, नहीं दिख रहा है क्या तुमको? यहाँ CO2 है, नीचे H+ आयन। आओ चलो देखते हैं, टाइम चाहिए, जल्दी खत्म करो। चलो बेटा, हो गया सबका? आइए पहला देखते हैं, और सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। बताओ, AlCl3 लोगे तो ये आपको मालूम है कि ये लोन पेयर इसको देगा, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना? ये लुईस एसिड है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ माइनस आएगा, इस पे +1, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, है ना? अब देखो, एक गलती जनरली बच्चे ये करते हैं कि इसको ब्रेक करके यह कार्बोकेटायन बना देते हैं। आपको मालूम है क्या ये कार्बोकेटायन बनेगा बेटा? नहीं बनने वाला है। तो दिस इज नॉट द राइट आंसर। कौन सा कार्बोकेटायन बनाना है आपको? बीच वाला। ध्यान देना, यहाँ कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, फिर भी रीअरेंजमेंट हो रहा है, क्योंकि एल्यूमिनियम इतना इनफ एसिडिक होता है कि ये इतना इनफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है कि साइमल्टेनियस रीअरेंजमेंट होता है। सो इट गिव्स यू दिस स्ट्रक्चर, और साथ में क्या बन जाएगा? AlCl4-।
अब ये कार्बोकेटायन बन गया, ये कार्बोकेटायन बेंजीन पे कौन सा रिएक्शन करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। किसको भगाएगा? भाई कोई नहीं है तो हाइड्रोजन को ही भगाएगा। क्या बनने वाला है? H+ को निकाल देगा बेटा। कितने लोग का सही हुआ ये हाथ उठाओ, ऑनलाइन में जितने लोग हो थम्स अप करो। जितने लोग का भी सही है हरी अप। चल अब देखो, जब आप क्लोरीन FeCl3 लोगे तो ये कौन से नेचर का है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है। रिएजेंट देखो कैसा है उसके हिसाब से, कैसा रिएजेंट है ये? इलेक्ट्रोफाइल देने वाला। FeCl3 क्या करता है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारा AlCl3 था। ये क्लोरीन का लोन पेयर लेगा, जैसे ही लोन पेयर लेगा इधर खींचेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये लेके निकल गया। और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा, तो नया इलेक्ट्रोफाइल। कहाँ पे लगाऊं मैं? ऑर्थो पे क्राउडिंग ज्यादा है तो मैं पैरा पे चला जाऊंगा। कितने लोगों का ये सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ? गुड, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या लिया है मैंने? मैग्नीशियम ईथर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, तो सी क्या होगा? Cl बन गया। ग्रिग्नार्ड। और ग्रिग्नार्ड बनते ही आपको मालूम है कि कार्बन पे काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब, यानी इसको आप ऐसे सोच सकते हो, राइटिंग लाइक दिस और राइटिंग लाइक दिस इज द सेम थिंग। मैं इसको माइनस ऊपर कर ले रहा हूं और Mg2+ NCl-। और कार्बन को मैं नीचे कर दे रहा हूँ, टर्शियरी ब्यूटाइल को। सबको क्लियर है? बोलो। अब इसके सामने आप C डबल बॉन्ड हो, हालांकि C डबल बॉन्ड हो बहुत पुअर इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट है, अच्छा बॉन्ड भी है, लेकिन अब कार्बन पे नेगेटिव ला दोगे तो ऐसे खराब न्यूक्लियो, मतलब खराब इलेक्ट्रोफाइल पे भी अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा अटैक करने के बाद? दिस विल फॉर्म कार्बोक्सिलेट। क्या बनाएगा बेटा? है ना, कार्बोक्सिलेट बना देगा। कार्बोक्सिलेट बनाने का मतलब इट हैज बिकम नाउ डबल बॉन्ड O-। और बाद में मैंने क्या डाला है? H+। तो ये आंसर। नाउ रेज योर हैंड। यस ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड। CCH3 एंड CH3 एंड यहाँ पे क्या? CO, या ऊपर COH नीचे कर लो, मर्जी आप। कितने लोगों का सही हुआ ये हाथ उठाओ। पूरा कंप्लीट कितने लोगों का सही है वो हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं। अच्छा सी तक कितने लोगों का सही था? सी तक कितने लोगों का सही था? वुड्स रिएक्शन क्यों करा दिया? सोडियम लेता मैं, यहाँ पे तुमने करा दिया। सोडियम लेता, वुड्स रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ सोडियम मेटल से होता है। सोडियम हो जाए, पोटेशियम हो जाए, एकदम हाईली एक्टिव था, नहीं तो नहीं होता है वुड्स रिएक्शन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और एक रिएक्शन देता हूं। तीन, मतलब ये क्या हो गया? ये टोटल 5 6 है 7 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको Al2O3 Cr2O3 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, इनके प्रेजेंस में गर्म कर रहा हूं। ये बन रहा है A। अब A के मैं दो अलग अलग रिएक्शन करा रहा हूं। एक करा रहा हूं Cl2AlCl3 के साथ, और एक करा रहा हूं HNuCl2 के साथ। ये बन रहा है B और ये बन रहा है C। आ रहा है बात समझ में सबको? इसके बाद बेटा B का
मैंने मैग्नीशियम ईथर लेके गर्म कर दिया, बन गया ये डी, एंड डी बनने के बाद मैंने यहां ले लिया मिथेनॉल CH3OH, बन रहा है ई, और सी को अगर मैं यहां KOH ले रहा हूं तो बन रहा है F। ठीक है, तो आइडेंटिफाई ABCDEF, जल्दी करो। क्या हुआ? कितने कार्बन की? 7, 5 बीच में 2 किनारे है ना। हो गया। हो गया सबका? आज आज चलो देखते हैं। पहला ए, कितने लोगों ने बोला कि सर ये एरोमेटाइजेशन रिएक्शन 7 कार्बन था और सिंपली गर्म किया है इन ऑक्साइड्स के प्रेजेंस में, तो H2 इसमें से निकल जाएगा जगह जगह से और फाइनली ये कंपाउंड बनेगा। इसको सीधा याद करने से कोई मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, अगर 6 मेंबर्ड होता तो क्या बनता है? ये बेंजीन। 7 है तो टॉल्यूइन। अब देखो यहां मैंने लिया है क्लोरीन AlCl3, रिएजेंट पहचानो। क्या ये रेडिकल क्रिएट करेगा? नहीं सर, ये क्लोरीन AlCl3 का काम होता है कि ये AlCl3 खींच करके इस पे प्लस डालेगा और यहाँ पे सॉरी ये खींचेगा, खींचने की वजह से फाइनली इस पे प्लस आ जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा फाइनली इस पे प्लस। तो यानी यहाँ पे क्लोरीन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे। बी के जगह पे बेसिकली ऑर्थो एंड पैरा दोनों आएगा। एक प्रोडक्ट लिखना ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछे तो मैं अभी भी प्रेफरेंस थोड़ा सा पैरा को ज्यादा दूंगा, हिंड्रेंस कम है। बड़े ग्रुप है ना, क्लोरीन कोई छोटा आइटम नहीं। अगर एक ही बनाना हो तो आई विल गो विद दिस। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों बने हैं तो मैग्नीशियम ईथर के साथ डालूंगा तो यहाँ ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, यहाँ भी ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। बाद में कितने लोग कह रहे हैं मिथेनॉल डाल दोगे? मान लो मैंने इसी का ले लिया, पैरा का ही। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने पैरा का ही ग्रिग्नार्ड ले लिया, यहाँ माइनस, यहाँ MgCl। ठीक है, ये +2 है, ये -1 और यहाँ CH। भी कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये कार्बन पे नेगेटिव मतलब तो पावरफुल बेस होता है ना, ट्रिमेंडस बेस होता है। तो इसका सबसे पहला चीज क्या है कि मुझे क्या कोई एक्टिव हाइड्रोजन मिल रहा है? कितने लोग कह रहे हैं कि हाइड्रोजन मिल गया ना। कौन से हाइड्रोजन एक्टिव होते हैं? बोलो। सल्फर से अटैच, ऑक्सीजन से अटैच, नाइट्रोजन से अटैच। हाँ बोलो। बोलो भाई। रिएक्टिव मिथाइलिन से, isn't it? और किस एक्टिव मिथाइलिन जिसको बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन।
और एक्स का मतलब क्या हुआ? HF, HCl, HBr ऐसा कुछ भी। तो ये भी हमारा टर्मिनल वाला भी है एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव मिथाइलिन मतलब अगर CH2 यहाँ लगा हो, इधर EWG लगा हो, इधर EWG लगा हो, तो इसको रिएक्टिव मिथाइलिन बोलते हैं। तो ये H है, तो यहां से ये हाइड्रोजन निकाल करके खुद क्या बन जाएगा? बस टॉल्यूइन इज द राइट आंसर। मतलब क्लोरीन हमने हटा दिया बेसिकली। ये एक बड़ा बढ़िया तरीका है क्लोरीन को अगर आपको बेंजीन से हटाना हो, क्योंकि आप देखो क्लोरीन को आप बेंजीन से हटा नहीं सकते नॉर्मली, क्योंकि भाई आप OH से रिप्लेस कर नहीं पाओगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम नहीं करेगा, क्योंकि बेंजीन पे अगर एक बार OH आ गया। एक बार एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये बताओ कि जब हम CH3COOH को रिएक्शन कराते हैं, इथेनॉल को कराते हैं और फिनॉल को कराते हैं, किसके साथ? किसके साथ? PCl3 या PCl5 या SOCl2, मतलब कोई भी ले लो। तीनों देखो मैंने अलग अलग ले लिया, बात एक ही है किसी। तो आपको मालूम है कि ये तो बड़े आराम से आपको क्या दे देगा? एल्काइल हैलाइड। ये भी सोचते हैं इस पे, फिलहाल ये भी एल्काइल हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड दे देगा, एसिड क्लोराइड। तो सर यहाँ पे भी तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होता है, दिस डज नॉट फॉर्म, जबकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसे हो रहा है? तो डिफरेंस है बेटा। यहां पे आप OH इसको दोगे तो ये कैटायनिक फॉर्म में ब्रेक हो सकता है, मतलब ये OH ले करके यहीं से टूट जाएगा। तो भी ये कैटायन स्टेबल है। कितने लोगों को दिखाई दे रहा है कि अच्छा खासा स्टेबल है, 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल है, असाइल कैटायन है। और बाद में क्लोरीन उस पर आके अटैक कर दे। क्या इसका कैटायन स्टेबल है? नहीं स्टेबल है। बेंजीन पे पॉजिटिव है, ये अथॉरिटी सिर्फ N2 के पास है। डाइजोनियम जब कैटायन बनता है तब चांस होता है, और वो भी तब जब और कोई रिएक्शन ना बचा हो। समझ में आया ना? तो इसलिए दिमाग में रखना है कि ऐसी गलती नहीं करनी। तो चलो अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। HNuCl2 ले लिया, लाइट के साथ क्लोरीन ले लिया, क्या बन जाएगा ये? रेडिकल। रेडिकल रिएक्शन कहाँ होगा? जहां रेडिकल स्टेबल हो। रेडिकल कहाँ स्टेबल है? बेंजाइल पे, यहाँ Cl। उसके बाद ये क्या बनेगा? यही तो है ये, केवल डालोगे तो क्या बन जाएगा? ये Cl हट करके क्या आ जाएगा? बेंजाइलिक अल्कोहल। हाथ उठाओ कितने लोगों का करेक्ट हुआ? चलो बढ़िया। अगला क्वेश्चन देता हूँ। एल्डिहाइड था। एल्डिहाइड का मैंने सिर्फ डाइल्यूट OH माइनस ले लिया और गर्म कर दिया, ये बन गया A। फिर यहां हाइड्रोजन एंड PT, रोहोडियम का ले रहा हूं कैटलिस्ट, रोहोडियम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड Cl, तो ये बन गया B। यहां मैंने ले लिया Cl2 in the presence of OH minus, ये बन गया C। आइडेंटिफाई A, B एंड C।
कितने लोग का हो गया भाई? आइए चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हाइड्रोजन है, RH PPH3 का होल थ्राइस है, इसका थ्राइस है बेटा ना। आप समझ रहे हो ना ये कौन सा कैटलिस्ट है? विल्किंसन कैटलिस्ट। वेरी गुड। चलो सोचो सोचो, कोई बात नहीं, डू इट। चलो गाइस, कर लिया होगा पहला वाला तो। आइए देखते हैं। ये बेहद आसान रिएक्शन था। कितने लोगों को फर्स्ट स्टेप देख के समझ में आ गया कि ये एल्डोल कंडेंसेशन? आगे समझ? क्योंकि देखो डाइल्यूट OH माइनस है, और आपको मालूम है कि ये यहाँ अटैक फेवरेबल तो होता है, लेकिन ये कोई फायदा नहीं देता है, फास्ट एंड रिवर्सिबल होता है। फिर हमारा अगला ध्यान कहाँ जाता है? अच्छा, क्यों फायदा नहीं होता सबको मालूम है ना। एक ही कार्बन पे O नेगेटिव भी है और OH दोनों स्टेबल। इनफैक्ट OH OH भी हो गए तो भी काफी डिफिकल्ट है, तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही है जो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो भाई यहाँ से अटैक किया तो क्या बन गया ये CH2 माइनस? क्या ये बहुत पावरफुल है? CH2 माइनस जो बन गया, क्या पूरी तरीके से कन्वर्ट हो गया? आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये OH माइनस इज नॉट दैट बेसिक कि ये पूरी तरीके से इसको कर सके। तो क्या करेगा ये? C डबल बॉन्ड हो। अच्छा मान लो अगर मेरे को ये इक्विलिब्रियम में, ध्यान रखना मोस्टली ये पीछे ही है, थोड़ा सा, सिर्फ मैंने बताया था 2-4-5% ही ये बनता है। ये नेगेटिव अब क्या करेगा? इट विल अटैक ऑन द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑफ द एल्डिहाइड। रिमेनिंग मॉलिक्यूल में बना ले रहा हूं, इस पे अटैक करेगा। अटैक किया, ये कहां बन गया? O माइनस। मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दे रहा हूं। क्या बन गया ये भाई? C डबल बॉन्ड OH एंड CH2CHOH, एंड क्या बन गया? CH3। अभी कितने लोगों को मालूम है बेसिक मीडियम है तो ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, इसको निकाल लेगा और क्या बन जाएगा यहाँ? नेगेटिव। और जैसे ही नेगेटिव बन गया, वैसे ही बगल में आपको क्या दिख रहा है?
रिलेटिवली पुअर लीविंग ग्रुप, लेकिन उसको बाहर निकाल देगा। कौन सा मैकेनिज्म है ये? E1CB ना, कार्बन आयन बन करके ये निकाल रहा है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपका डबल बॉन्ड O हो और उसके बीटा पोजीशन पे OH दिख जाए, आप उसको सिंपली गर्म करोगे ना तो भी ये OH और H ये दोनों निकल जाते हैं, इसे डिहाइड्रेट हो जाना बोलते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड OH बन गया। ध्यान देना ये कॉन्जुगेटेड होता है, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेटेड है ना। अब क्या करेंगे? बहुत आसान है भाई, अब तो कुछ नहीं है। कितने लोग कह रहे होगे अब इजी हो गया, A से B जाना मतलब हम ये नॉर्मल डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। B क्या होगा? CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये B। पहले तो हाथ उठाओ कितने लोग का A एंड B करेक्ट हुआ, उसके बाद बात करते हैं बाकी लोग। A एंड B कितने लोग करेक्ट हुआ ना? चलो ये तो मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है। बी, अच्छा अब बी को मैंने क्या किया है? क्लोरीन लिया है। बताओ, क्लोरीन एंड OH माइनस ले लिया, क्या कर सकता है भाई? ये OH माइनस उठ के यहाँ अटैक करेगा, कोई फायदा नहीं है। ये OH माइनस अल्फा को हटा सकता है, अल्फा जैसे ही हट गया तो क्या बन जाएगा? ये CH2CH पे नेगेटिव। और बेटा उसी सॉल्यूशन में अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हो, वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, तो ये इस पे अटैक करके इसको बाहर निकालता है। आपको याद है हेलोफॉर्म टेस्ट? हेलो फॉर्म में याद है मैंने बोला था कि ये आपने OH माइनस लिया नहीं कि ये रिएक्शन बहुत फास्ट होता है यहाँ पे। और एक हाइड्रोजन है, अभी OH माइनस है, तो कितने लोग कह रहे हैं आपको एक्सेस भी OH माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये बनेगा ना इसके कंपैरिजन में, यानी ये वाला जो मॉलिक्यूल है इससे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसका होता है, तो ये हाइड्रोजन भी निकाल लेता है। इसलिए मैंने बोला था मल्टीपल हैलोजिनेशन टेक्स प्लेस इन बेसिक मीडियम, नॉट वन टाइम। जितने हैं सबको उड़ा दो। अच्छा सबको उड़ा तो दिया, अब कुछ कर सकते हैं क्या जी? नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि अगर ये तीनों क्लोरीन होता या ऐसा स्टेबल ग्रुप होता तो जाके यहाँ अटैक कराते और इसको लीविंग ग्रुप की तरह निकाल देते, जैसे हेलोफॉर्म में निकालते हैं। आइडोफॉर्म में ज्यादा, आइडोफॉर्म में क्या होता है? ये 3 बार हेलोजिनेट हो जाता है CI3, और अब लास्ट स्टेप में क्या होता है? OH माइनस यहाँ अटैक करता है, ये O माइनस, और इस बारी ये O माइनस वापस आता है और ये लीविंग ग्रुप को बाहर निकाल देता है। कोई बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन निकल जाएगा, क्योंकि ये कार्बन आयन एटलीस्ट आयोडीन 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 या क्लोरीन 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 इनसे स्टेबलाइज होता है। और इस साइड में क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड, और एसिड बेस तुरंत रिएक्ट भी कर जाता है, ये प्रोटॉन अपना इसको देता है, और ये क्या होता है? येलो कलर का सॉलिड। इसलिए तो बोलते हैं कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो उस ग्रुप में मैंने क्या बताया था कि CH3 C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप हो, इधर Z लगाओ। Z ऐसा नहीं होना चाहिए जो OH से रिएक्ट कर जाए, मतलब यहाँ क्लोरीन मत ले लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड मत लेना, एस्टर मत लेना, अमाइड मत लेना, ये सब चीजें नहीं लेना है। इसी साइड को हमें मोर एसिडिक बनाना है। तो यहाँ नॉर्मल अल्काइल ग्रुप हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, इस तरह की कोई भी चीजें हो सकती है। तो ट्राई हेलो बनने के बाद फिर आइडोफॉर्म निकल जाता है। बोलो किसका हाइड्रोजन निकाले? ये वाला हाइड्रोजन, ये या ये? इधर वाला? गुड क्वेश्चन। अब देखो माइनस बना के बताओ, क्या ये कार्बन आयन बन भी पाएगा? कार्बन आयन बनाना बहुत टफ जॉब है, इतना आसानी से नहीं बनता है। कार्बन आयन बनाने के लिए उसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले, और स्टेबल कब होता है कार्बन आयन? जब वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रेजोनेंस में हो। क्या यहाँ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रेजोनेंस में है? तो इसलिए ये कार्बन आयन नहीं बनेगा, इसलिए बैक साइड में नहीं। इसीलिए तो देखो ना, HVZ जब कराए थे, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, वो भी कहाँ हुआ था? अल्फा पोजीशन। तो अलग बात है कि वो इनॉल मैकेनिज्म से हुआ था, बट हुआ अल्फा पे ही था। तो रिएक्शन ज्यादातर कौन से होते हैं? डबल बॉन्ड O के इमीडिएट बगल वाले कार्बन का ही यूटिलाइजेशन होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलो बढ़िया है। कोई यहां तक पहुंचा था? इसको डाइक्लोरो बनाया था? नहीं, डाइक्लोरो। OH माइनस आ जाए तुरंत डाइक्लोरो। अगर यही मैं ऐसा ले लूं
इसी जगह पे मैं अगर ऐसा ले लूं, तुम लोग को बस एक हिंट दे रहा हूं, अगर इस जगह पे मैं ले लूं कि क्लोरीन ले लिया और एसिटिक एसिड ले लिया, मतलब एसिडिक मीडियम में, इन दैट केस इट विल बिकम जस्ट वन क्लोरो डेरिवेटिव। एसिडिक मीडियम में एक ही क्लोरीन लगता है बेटा, बेसिक मीडियम में जितने अल्फा हाइड्रोजन है सबको उड़ा दो, मल्टीपल हेलोजनेशन टेक्स प्लेस ना। ये बात दिमाग में रखनी है सबको। आप समझ रहे हो ना ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो फर्स्ट अटैक था उससे भी कहीं ज्यादा फास्ट ये अटैक हो जाएगा, तो अब जो OH बचे होंगे इसके साथ रिएक्ट ना करने के बजाय इसी के साथ करेंगे, मतलब इसके साथ नहीं करना, मतलब मैं यहाँ बता दूं मॉलिक्यूल गया हमारा, ठीक है। सर इसके बाद OH एक बार और रिएक्ट करके इसमें कैनिजारो को भी जा सकता है। कैनिजारो इज द वर्स्ट स्टेप। कैनिजारो में देखा है तुमने क्या निकलता है? तो आखिरी की बात है वो। अरे यार कहीं पे भी कर ले यार बेटा, कैनिजारो एकदम वर्स्ट स्टेप है। अभी तो हमारा हेलोजन ही था ना, हेलोजन अगर नहीं लिया हो तो आगे कुछ सोचेंगे, हेलोजन लिया है तो हमारा रिएक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन अब खत्म हो गया, सर अब अगर कुछ, जैसे एक क्वेश्चन था किया भी था दूसरे वो कर दिया था। देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप OH माइनस दे दिए हो तो क्लोरीन क्लोरीन लगने के बाद कितने लोग कह रहे हैं अगला स्टेप तो सर यही हमें दिखाई देता है कि ये क्लोरीन पे ही अटैक कर दे OH SN2 की तरह, नहीं? तो अगर OH माइनस एक्सिस में लिए हो तो मैं पहले इसको सोचूंगा ना, क्योंकि अटैक यहां करने में बहादुरी नहीं है, इससे जो ये स्टेप निकालते हो ये एक्सट्रीमली पुअर स्टेप है, ये बहुत स्लो होता है। मैंने बोला था सबसे घटिया पॉसिबिलिटी है कैनिजारो का। तो जब कोई ऑप्शन ना बच रहा हो तब हम कैनिजारो सोचते हैं, ऐसे नहीं कैनिजारो तुरंत करा देते हैं, बहुत स्लो होता है। तो अगर यहाँ पे कोई बेस पे तो कैनिजारो को कैपिटल बेस नहीं क्यों करते के कि अच्छा जो मैंने सिर्फ OH माइनस डाल दिया उसकी वजह से तुम बोल रहे हो? नहीं वहां तो कुछ भी रख लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, OH माइनस रहना चाहिए। अरे तुमको मालूम है Na प्लस K प्लस दे आर स्पेक्टेटर आयंस यार, कैसी बात कर रहे हो? इज NaOH अ मॉलिक्यूल और एन आयनिक कंपाउंड? क्या है NaOH? बोलो। आयनिक कंपाउंड। तो पानी के अंदर जाते ही वो Na प्लस और OH माइनस अलग अलग हो जाएंगे ना, तो फिर क्या फर्क पड़ा कि OH माइनस K प्लस के साथ लिया है या Na प्लस के साथ लिया है, अगर वो सॉल्युबल हो जा रहा है तो कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है। चलो अगला क्वेश्चन है, जल्दी करो, इसको करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जब पढ़ा था तो उसमें डिस्कस किया था मैंने। सबने कर लिया? करो थोड़ा जल्दी करो।
चलो आओ देखते हैं। देखो आप O3 जिंक वाटर लोगे तो क्या काम है इसका, इसको तोड़ेगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, बीच में 1 2 3 एंड 4 कार्बन बचेंगे। 1 2 3 4 एंड इसके बाद C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। यहां तक सबको क्लियर है? अब कितने लोग कह रहे हैं इसके बाद सर फिर डाइल्यूट OH माइनस लिया है तो एल्डोल, लेकिन इस बार ही दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही दूसरा एल्डिहाइड है तो इंट्रामॉलिक्यूलर है। अच्छा यहां से निकाल करके इस पे अटैक करा देना सीधा। 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर, 5 मेंबर्ड बनाऊंगा, नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 एंड 5। नंबर 5 पे OH आ जाएगा और 1 पे C डबल बॉन्ड OH ऐड है। कितने लोग कह रहे गरम किए हो सर, तो वही कहानी है, H एंड OH ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। पहले H निकलेगा, नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा। सॉरी 5 मेंबर्ड C डबल बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे बनाए हो या इधर की तरफ कर दियो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, एक ही बात है। किधर भी आए क्या फर्क पड़ता है, कहाँ आएगा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा, इमीडिएट आएगा। हाँ यहाँ ना, ये लिखा हो या ये लिखा हो एक ही बात। कितने लोग का सही हुआ ये हाथ उठाओ। क्या हो रहा है, बार बार एक ही गलती, इस वजह सही हुआ? ठीक है चलो O3 और ये सब लेके चलेंगे इधर। इस बार ही मैंने क्या किया है, प्योर ऑक्सीडेशन कराया बिना रिड्यूसिंग एजेंट लिए, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें क्या होता है बेटा, यहां से टूटेगा और जैसे यहां C डबल बॉन्ड OH लग रहा था, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो आपको COOH बनाना था। बीच में कितने कार्बन है? ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 4 CH2। इसका नाम क्या होता है मनस्वी, इसका नाम क्या होता है बेटा? मैंने पढ़ा था इसका नाम। हाँ देखो OMSGAP याद है ना, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। 4 पे क्या नाम आया, ए से क्या होता है एडिपिक एसिड, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक ग्लूटारिक एडिपिक फिनालिक एसिड। तो ये एडिपिक एसिड हो गया। अब याद करो जब हम गर्म करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, हीटिंग का रिएक्शन है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन उस हिसाब से अलग अलग रिएक्शन होता है। अब मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके पास डायरेक्टली सिर्फ COOH एंड COOH है, इसको अगर आप स्ट्रांगली गर्म कर दिए तो ये बड़ा वियर्ड तरीके से ब्रेक करता है, एक बनाता है CO, एक बनाता है CO2 और H2O, ये तीनों गैस। याद रखना CO बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। अगर आपने इसको गर्म किया है, याद आ रहा है कुछ? हाँ इसको गर्म किया है तो मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड O के अल्फा पोजीशन बीटा पोजीशन पे अगर कीटो जैसा ग्रुप दिखाई दे तो CO2 निकल जाता है। क्या बन जाता है इसका? CO2 निकाल दो पूरा, ये CO2 निकालो, क्या बन गया ये? CH2H CH3 C डबल बॉन्ड एंड डी कार्बोक्सिलेशन। मैंने बोला था एक और कार्बन बीच में रख दोगे तो कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। ये कहानी के अंदर क्या होगा कि OH से H प्लस निकलेगा, यहां अटैक होगा और ये H2O बन के टूट जाएगा। बेसिकली मैंने बोला था डिहाइड्रेट कर देना गर्म करने पे और क्या बना देना,
सक्सिनिक एनहाइड्राइड H2O निकला है। ये सिलसिला कब तक रहेगा? बीच में 3 कार्बन आया तब तक चलेगा, क्योंकि ये 6 मेंबर्ड तक जा सकता है। अब जरा देखो, अगर अब मान लो इसमें से मैं वाटर निकाल देता H2O, तो कितना मेंबर रिंग बनता है? एक बीच में ऑक्सीजन, 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड, विच इज नॉट अलाउड। ऐसे केस में 7 मेंबर्ड अगर बन रहा हो तो डिहाइड्रेट नहीं, डी कार्बोक्सिलेट करते हैं और डिहाइड्रेट भी करते हैं। यानी क्या बन जाएगा? कीटोन। कितने मेंबर? भाई एक कार्बन निकाल दोगे तो कार्बन 5 ही बचेंगे ना फिर। अब सो 5 मेंबर्ड कीटोन बनेगा और H2O और CO2 दोनों निकल जाता है। इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, देखो ध्यान से ना। क्या होगा बेटा, जब आप आयोनाइज करोगे तो ये कुछ ऐसा कहानी बन के जाएगा। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, एक का प्रोटॉन दूसरे के पास जा सकता है, हीटिंग कर रहे हो, कुछ और नहीं है। अब जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में होता था, जब हम बेस के साथ गर्म करते थे, कि ये वापस आता था और ये कार्बन पे नेगेटिव, कुछ ऐसा ही सोच लो। ये निकल गया CO2। अब ये जो नेगेटिव आया है, कितने लोग कह रहे हैं इंटरनली अपने मॉलिक्यूल पे अटैक करके, और ये H2O को भी बाहर, तो देखो H2O निकल गया, CO2 निकल गया। तो ये ऐसे होता है बेसिकली, है ना। तो 5 मेंबर्ड पे डबल बॉन्ड, सीधा याद करो तो भी कोई तकलीफ नहीं है, मैकेनिज्म नहीं पूछता एग्जाम, सीधा याद करना है इसमें। कि अगर हमें मेन एम होना चाहिए कि 5 मेंबर 6 मेंबर से ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है, वो चाहे एनहाइड्राइड बन रहा हो चाहे ये बन रहा हो। सबको क्लियर है यहां तक? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा हाँ, रुक जाओ, नेसेंट ऑक्सीजन किसमें बचता था? ऑक्सीडेटिव एनालिसिस में, तभी तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज कर रहा है, वरना ये एल्डिहाइड ही बनते हैं। एक ऑक्सीजन और आ गया तभी तो वो बीच में ट्रैप करके OH बना दिया। ऑक्सीडेटिव में ऑक्सीजन बच जाता है, रिडक्टिव में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिया है, वो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, मॉलिक्यूल बच जाएगा। मिटा दो, बोलिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं अभी कितनी मेच्योरिटी है आप लोगों को। ये एस्टर है, राइट, यहाँ पे कार्बन है, इसी मैंने यहाँ पे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन लिया, और ये बन रहा है A को मैंने गर्म कर दिया, ये बन रहा है B। अच्छा, ये एक स्टेप अभी मेरा बचा रह गया भाई, ये E तो बचा ही रह गया ना, E क्या बनेगा? ये तो D है। चलो हाथ उठाओ भाई, E क्या आप लोगों ने बनाया? अच्छा, जो भी बनाया आप लोगों ने, क्या आप तुरंत ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो? जो भी बनाया है मैसेज में इन द ग्रुप, आप फोटो लेकर के भेजो तो मैं देखना चाहता हूं। शेयर में इन द ग्रुप, जो हमारा लेटेस्ट ग्रुप बना हुआ है उसमें आप भेजो।
तुमने OH क्यों बनाया था भाई? अच्छा ठीक मैं इनोल फॉर्म से सोच रहा था। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन। अभी तक भाई एक ही स्टूडेंट का आया, आप लोग क्या बैठे हो क्या वहां पे? बस चलो, बस समझ गया, इसका मतलब आ नहीं रहा है किसी को। देखो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे बेसिक मीडियम में अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल से अटैक, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक बिहेव करता है। बेसिक मीडियम में तो क्या होता है कि भाई ये हाइड्रोजन है, आप इसको निकाल लोगे, ये माइनस बन जाएगा। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया, कहीं अटैक कराना हो तो करा लो। Cl2 लाओगे तो क्लोरीन पे अटैक कर देगा, अलग अलग इलेक्ट्रोफाइल लाओगे। आप एसिडिक मीडियम लोगे ना, तो ये इनॉल मैकेनिज्म से, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म से कीटो इनॉल तुरंत बना लेना है। बना लोगे कीटो इनॉल। अभी भी ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, क्योंकि कैसे मालूम न्यूक्लियोफिलिक है, ये जब कॉन्जुगेट करेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। सो दिस बिकम्स अ न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने के बाद क्या बनेगा, ये बनाते हैं। अब आपको याद है मैंने बोला है कि NaNO2HCl आ जाए, तुरंत दिमाग में सिर्फ ये लेके आना है कि ये NO प्लस है और कुछ नहीं। खत्म है यार, ये माइनस है, ये N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव था, इस पे अटैक कर दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। डीप्रोटोनेट कर लो उसको, H प्लस निकाल लो, H2O भी कम निकल गया बाहर। इतना सिंपल था। तो E क्या हो था बेटा, यहाँ पे Cl। सबको क्लियर हो गया? चलो 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 चलो, सॉरी Cl बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या था, NO, नाइट्रोसो। चलो डू इट फास्ट, डू दिस। NO2 नहीं लगाया, NO लगाया जी। अच्छा यहाँ NO2 लगा दिया, हाँ सॉरी। हाँ बोलो क्या? अच्छा तुम ये बोल रही हो कि NO2 को एज अ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल यही अटैक करा दो। हाँ, NO2 में देखो ऑक्सीजन ही एंड है ना जो जाके अटैक करेगा। ऑक्सीजन क्या फिर वही कहानी है, स्टेबल होगा? क्या ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पे तो वो स्टेबल होगा? टेट्राहेड्रल सेंटर पे दो ऑक्सीजन, रिजेक्ट करो ये सब धीरे धीरे। इसीलिए तो एल्डिहाइड कीटोन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी करो। कितने लोग हो गया तो
चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, 1 मिनट यार, इतना ज्यादा टाइम नहीं है। देखो H2O कितने लोग बोल रहे हैं एस्टर, देख लिया मैंने जैसे ही, तो हाइड्रोलिसिस करा दूंगा। H2O यहाँ अटैक करेगा, ये पूरा निकाल करके सीधा सीधा। और जब आप गर्म करोगे, क्या बोल रहे हो? सिंपल वाला डबल बॉन्ड वो, अच्छा यहाँ बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। बताओ करा के क्या करें हम? नेगेटिव बना सकते हैं। एसिडिक मीडियम में लिए, बेस लिया है क्या मैंने यहाँ पे? और चलो मान लो बेस भी लिया होता, यहाँ नेगेटिव बन जाता। जो तुम्हारी बात से पहले समझ लेते हैं हम, जरूरी है ये सब कंफ्यूजन खत्म करना। चलो ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, चलो यहाँ नेगेटिव आ गया, अब क्या करेंगे? अच्छा अल्फा हाइड्रोजन तुम नहीं निकालना चाह रहे हो? चलो ये कर लिया, अब बताओ अब क्या करें? मैं यहाँ अटैक कर दे। एक मिनट, क्या बोल रहे हो यार? यहाँ वाला बॉन्ड ये, अच्छा कैसे कर रहे हो थोड़ा समझाओ। प्रोटॉन ट्रांसफर करा रहे हो? अच्छा, मतलब जो घटिया एसिड है उससे तुम बेटर वाले एसिड का निकाल रहे हो, मतलब CH का हाइड्रोजन निकाल रहे हो ऑन द कॉस्ट ऑफ OH। तो डबल बॉन्ड O बनाने के लिए ये वापस आएगा, तो तुम इसको तोड़ने के चक्कर में पड़ गए हो। देखो तुम्हारा ये तो फिर भी था ठीक है, फास्ट एंड रिवर्सिबल। इसके बाद ये आके ये तोड़ना इज एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। ये तो वैसी वाली बात हो गई कैनिजारो टाइप में। रिएक्शन में कैनिजारो या उससे मिलता जुलता स्टेप सबसे स्लो होता है। उसके अलावा कुछ दिख रहा हो तो पहले उसको करते हैं, ठीक है। और ये एकदम प्लेन क्वेश्चन था, मतलब सबसे आसान क्वेश्चन, कि एस्टर मैं तो उधर देख भी नहीं रहा था, क्योंकि मुझे मालूम है डबल बॉन्ड O है, OH माइनस है। अच्छा फिर एक दिमाग में ये भी आ सकता है, चलो तुम इतना ही सोचे, मतलब तुम कैनिजारो सोच ले रहे हो, एल्डोल नहीं सोच रहे हो यार। कितनी मतलब साहस की बात है यार तुम्हारी, कि तुम कैनिजारो के जैसा सोच ले रहे हो। कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ दो सर, ये नेगेटिव बन के तुमने ये क्यों नहीं बोला कि सर उससे ज्यादा फेवरेबल तो ये फास्ट होगा। लेकिन देखो जैसे जैसे न्यूक्लियोफाइल आप बल्की करते जाओगे, वैसे वैसे ये अटैक स्लो होता जाएगा। इसलिए रिंग वाले जब भी मॉलिक्यूल्स आ जाएं और बल्की बल्की ग्रुप लगे हो और कोई चीज लगी हो, तो उन पे हम सोचने की कोशिश करते। इसका यहाँ रिएक्शन इज मच स्लोअर देन द रिएक्शन ऑफ H2O ऑन दिस सेंटर। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेट होगा ये OH, और बाद में क्या डालेंगे हम? H2O डाल रहे हैं, तो वो यहाँ अटैक करेगा, तीन तीन हो आएंगे। बाकी सारी कहानी आपको मालूम है, बार बार वही रिपीट नहीं करूंगा। ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथेनॉल। समझ में आया? एकदम बढ़िया से दिमाग चलाना है इसमें। उसके बाद ये क्या होगा? बी क्या बनाए? बनाइए, समझाइए। सोचिए, खूब दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं।
क्या बनाया बच्चों आप लोगों ने? पहुंच पाया आज? आज दुनिया में, आपका दुनिया में आज आंसर आ गया? कितने लोगों ने आंसर ये किया आज तो? भेज रहे हैं? एनीवन? बहुत बढ़िया। नहीं, कुछ कुछ नहीं, पूरी तरीके से आपको एकदम रटा रहना चाहिए। डीकार्बोक्सिलेशन का केस अभी रिसेंटली पढ़ाया है वो भी। मैंने बोला था कि अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, उसके बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड O आ गया, तो ये CO2 पूरी तरीके से निकल के डिकार्बोक्सिलेट हो जाएगा। और ये भी बताया था, ये बहुत रिएक्शन है इसके बिना काम नहीं चल पाएगा। कैसे काम चलेगा ऐसे? मैकेनिज्म तो यार बाद में है, फिर वही बात, मैकेनिज्म सीधा मुझे आंसर बताओ इसका क्या आएगा। मैकेनिज्म सोचते रहो। ये कंफर्म है कि बीटा पे अगर डबल बॉन्ड हो है, अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, मेलोनिक एसिड वाला केस ना, ये निकल जाता है बीटा पे था तो। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ये बन गया। मैकेनिज्म दिखा दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप जाके उस चीज को देखना, मार्क करो। ऐसी चीजें मार्क की जाती हैं कि अरे हाँ यार मैं मैकेनिज्म भूल गया उस चीज का, लिख लो, सिलेक्टिव रिवीजन करो। कुछ लोग की आदत है ना, आज पढ़ने बैठेंगे तो पेज 1 शुरू करेंगे पढ़ने के लिए, पेज 2, उसके बाद पेज 3, पेज 5 तक आते आते थक गए, पता चला 5 पन्ने का चीज उनको पहले से ही आता था, और जो पढ़ना था वो, जो कंटेंट आपको चाहिए था वो शायद पेज नंबर 9, 10, 11 पे दिया हो, वहां तक पहुंचे ही नहीं, और बोलोगे मैं आज पढ़ाई भी किया सर और फिर भी मेरा तैयार नहीं हो रहा है। यार हर दिन तुम पन्ना खोलते हो और पहले 3 पन्ने में ही, पहले 5 पन्ने, पहले 6 पन्ने में ही खत्म हो जाता है तुम्हारा इंतजियाज्म। तो आपको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि ये चैप्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है, इसमें इनिशियल ये टॉपिक मुझे क्लियर है, मुझे उसको बस एक बार देख लेना है पन्ना पलट करके, अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, और यहाँ से शुरू करना है मुझे। तभी ना यार, सबके पास एक ही घंटा होता है ना, अगर 1 घंटे में बैठ करके वो पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी 1 घंटे का एक ही घंटे उनको मिलता है ना, 1 घंटे में 5 घंटे तो नहीं बनाता है कोई। वो बनता बस ऐसे ही है, फालतू की स्क्रैप चीजें साइड करके काम की चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो उनको पहले से आता है उतना साइड करके उसके आगे की चीजें पढ़, इफेक्टिव स्टडी हो जाता है बस यही। और क्या कर सकते हो भाई इस टाइम पे, और क्या कर सकते हो? कोई 6 घंटे पढ़ करके अच्छा स्कोर कर रहा है, कोई 6 घंटे पढ़ करके पास भी नहीं हो पा रहा है, दोनों के अप्रोच में कहाँ डिफरेंस है, कहीं तो है ना। तो हर बार पेज होने हैं, मैं देखता हूँ कई लोग एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेंगे, इंट्रोडक्शन पे ही लगे आधे घंटे से। यार ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है इसके अंदर ना, वाटरमेलन में ये मॉलिक्यूल मिलता है, ये एग्जाम में आएगा, नोट कर लो। वही पढ़े जा रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे उसी पे लगा के, ऐसे पढ़ोगे तो क्या होगा? मेन रिएक्शन एल्डोल है, कैनिजारो है, टॉलेंस है, ये सब तक पहुंच ही नहीं रहे, इंट्रोडक्शन पे 1 1 घंटा लगा करके बैठे हुए हैं। हर चैप्टर में ये आदत तो आपको मार्क भी कर लेना है, हाइलाइटर लेकर के एनसीईआरटी पढ़ते भी हो तो हाइलाइटर लो, ताकि एक बार अगर तुमने टाइम वेस्ट कर दिया उस पे, अगली बारी ये मालूम हो कि मैंने जो हाईलाइट किया है मुझे सिर्फ वही पढ़ना है, बाकी दुनिया की चीजें मुझे आता है या यूजलेस है। तो टाइम बचेगा आपका, तब आप जल्दी से 1 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर पाओगे पूरा पूरा, नहीं तो फिर ऐसे चलते रहेगा बस, वो एंडलेस गेम हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं तुम लोग कितना क्लियर हो। लेट्स डू इट। राइट डाउन ABCD।
हाँ एक ही स्टेप है वैसे, यह चलो ठीक है, OH माइनस हीटिंग, सिंपल हीटिंग भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा, नो नीड ऑफ OH माइनस, आप जैसे भी लिखे हो एवरीथिंग इज फाइन। चलो हो गया, कर लिया, करें। सबसे पहला रिएजेंट कितने लोगों के दिमाग में बैठा कि सर ये कुछ और नहीं, दिस इज इक्विवेलेंट टू NaOH प्लस I2, एक ही बात। कितने लोग हाँ, अच्छा ये अभी करना था, ठीक है। तो O3 जिंक वाटर करोगे तो ये टूट जाएगा, ये बन गया, साथ में क्या बन गया, HC डबल बॉन्ड। अब बताओ OH माइनस क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकता है, दोनों तरफ है, तो दोनों का पॉसिबिलिटी बनाओगे, यहाँ का भी, लेकिन कितने लोगों को दिख रहा है कि यहाँ ज्यादा स्टेबल होगा, तो वहां से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। अब ये माइनस यहाँ अटैक कराएंगे, बोलो, तो आपका C क्या बन जाएगा, फिनाइल, और ये कार्बन जुड़ जाएगा इस नेगेटिव लाने के बाद यहाँ पे, तो ये कार्बन जुड़ जाएगा, CH2OH बन गया, और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O CH3, इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, बीटा पे हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जब मैं गर्म करूंगा तो वही सिंपली डिहाइड्रेट हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, नहीं क्यों डिफरेंट बनता, निकालेगा तो यही हाइड्रोजन ना, नहीं अरे बाबा, इसको निकालेगा तो इमीडिएट ये निकल सकता है बाहर ना, ये बात क्यों नहीं दिमाग में जा रहा है कि एल्डोल का प्रोडक्ट जैसे ही हीट करते हैं या OH माइनस के साथ, कुछ बातें अब दिमाग में टेम्पलेट के फॉर्म में सेट करो। हर बार अगर रॉ स्टेज से करोगे तो भी गलत है, हर बार बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करोगे मैकेनिस्टिक अप्रोच से तो आपका स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। कुछ चीज रेडीमेड टेम्पलेट बनाओ, अच्छा ये ले लिया, इसके साथ ये कर दिया, अब यही बना देना है, खत्म, सोचना नहीं है ज्यादा ना, ये जो सोचने समझने वाला बहुत ज्यादा जो काम है, हैवी वर्क, ये सब एडवांस के प्रॉब्लम्स में ही ज्यादा आते हैं, इन सब में तो बस सीधा सीधा से प्लेन प्लेन बना दो जल्दी जल्दी, अटकना नहीं है बेसिकली, ठीक है। चलो ये कर लिया, डू इट। बोलो, तो जब आप CS ये ले लोगे तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है, ये कुछ और नहीं बल्कि आयोडोफॉर्म का रिएजेंट, तो आयोडोफॉर्म CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या बन जाता है, CHI3, यही बन गया CHI3, बोलो कैसे होता है, ये
OH माइनस हो या यहाँ का O माइनस हो, पहले प्रोटॉन निकालेगा, माइनस बनेगा, वो आयोडीन पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, एक आई बना, फिर दूसरा और आसान हो जाएगा, तीसरा और आसान हो जाएगा, तो 3 आयोडीन बन जाएंगे, और बाद में जब ये यहाँ अटैक करेगा वो वापस आकर के इसको लीविंग ग्रुप की तरह निकाल देता, मतलब यहीं से टूट जाती है चीजें। तो CH3 के बजाय CHI3 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा बनता वो कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। यहां तक कितने लोगों का क्लियर हुआ, हाथ उठाओ, ये कितने लोगों का सही हुआ, रेज योर हैंड। नहीं हुआ था ये? जो रेट के ऊपर डबल बॉन्ड हुआ है उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो दो है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो फास्टनेस आएगी वो इधर की तरफ आएगी, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ठीक है। अब देख, यहाँ प्रोटॉन डाल दिया मैंने, प्रोटॉन डालेंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर कितने लोग कह रहे हैं, अब इसके बाद बताओ, CO2 निकल जाएगा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पे है, तो ये CO2 निकल जाएगा, क्या बन गया ये, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। इसीलिए तो प्रायोरिटी बनानी, इसीलिए तो एक टाइप के मैकेनिज्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आयोडोफॉर्म एक पूरे लेक्चर में मैंने बताया था, एक पूरा लेक्चर आयोडोफॉर्म पे था, कैसे कैसे बन रहा है, क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी टाइम पे प्रैक्टिस करनी है ना भाई तुम लोग। देखो अगर आदत ऐसे बना लोगे, ठीक है, आज का रिएक्शन हो गया कोई बात नहीं, कल का हो गया, परसों का हो गया, जब 5-6 दिन का एक दिन लेकर के बैठोगे तो सब इधर उधर मिक्स होगा ही, देन ओनली उसको खत्म करना है। आज खत्म किया मैंने, अब कायदे से मैंने एक्सपेक्ट किया था कि लास्ट क्लास में मैंने आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पढ़ाया है, तो आप एकदम इंथुजियाज्म में हाई होकर के पूरा ऑक्सीडेशन पढ़ गए होंगे। कितने पन्ने का था यार, 8-10 पन्ने भी नहीं रहे होंगे कहानियां पूरी, उनको ढंग से पढ़ गए होगे, और अगले दिन पूरा दिन भर तुम्हारे पास टाइम था, उसमें प्रैक्टिस कर लिए होगे। नाउ सी हियर यू गाइस आर, पोलिंग करवा रहा हूं तो कुछ लोग अभी स्टिल सम टॉपिक आर लेफ्ट, उस पे मार्क किए हुए हैं, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है ना। ये समय ऐसा है कि डंडे डंडे लेकर के पिटाई करना चाहिए। फोन ऑन ना फेंक दो एकदम, जितना हो सके दूर, सिर्फ क्लासरूम के टाइम पे खुलना चाहिए, दिन में एक एक टाइम पे विंडो ओपन होनी चाहिए कि एक बार कोई नोटिफिकेशन अगर आया हो इंपॉर्टेंट तो देख ले। ऐसे तैयारी करोगे तो बेटा वही है, मोबाइल नंबर जैसा रैंक आएगा फिर, ठीक है। सर मेरी रैंक 1,20,000 आई है, बताने में भी शर्म आएगा, साल भर मेहनत भी किया हुआ है ना। 10 लोग और पूछेंगे, और करो तो जेई की तैयारी कर रहे थे। तो सोसाइटी में भी लोग नहीं छोड़ते हैं, ये बड़े गजब जगह फंस गए हो अब तुम लोग, आ भी गए हो, मेहनत भी कर लिया है फिर भी। तो इसलिए बेटा मतलब चीजों को ना टाइमली खत्म करने की कोशिश करो, नहीं तो मजा नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ, तभी क्लैरिटी मिसिंग होता है। आओ चलो कोई बात नहीं, बाकी रोड मैप प्रॉब्लम मैं करा भी इसीलिए रहा हूँ ताकि आपका दिमाग का एक एक चीज धीरे धीरे रिएक्शन देख देख करके खुले। अब इसके बाद अगले वीक में क्या करना है मुझे मालूम है ना, बता रखा था, दिस इज द लास्ट वीक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद अगले वीक से मैं ऑर्गेनिक आपको बहुत नॉमिनल, कभी प्रैक्टिस करा दिया तो करा दिया, अदरवाइज अगले वीक से हमारी प्लानिंग बिल्कुल अलग चलने वाली है। हाँ ऑर्गेनिक टच में गए नहीं आप, टच से बाहर हुए नहीं कि सब गड़बड़ हो जाएगा, इतनी मेहनत जो कर रखी है। अब ये बेसिकली वैसा टाइम आ गया है जहाँ पे ठीक है कुछ कुछ रिएक्शन अभी आपके दिमाग से निकलेंगे, विच इज फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा अभी आप परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर पकड़ के रखोगे तो गारंटी देता हूं अगले 30 दिन के बाद तुम्हारा जो वर्जन आएगा वो बिल्कुल ही अलग होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। शार्पनेस आएगी, स्पीड बढ़ेगा, स्ट्राइक करेगा। रिवीजन कपल्ड विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस, दोनों में से कोई भी काम अगर तुम छोड़ दिए तो बेकार हो जाएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करते समय समय ज्यादा लगेगा,
कई लोगों को लगता है ना कि मतलब मैंने देखा ऑब्सेस्ड होते हैं कई लोग, क्वेश्चन उनके सामने आ गया, अरे अरे मुझे बहुत घबराहट हो रही, पसीने आ रहे हैं, इसको बंद करो, पहले पहले मैं टॉपिक तो रिवाइज कर लूं। उनका हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते रिवीजन ही चले जा रहा है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। भाई ये एप्लीकेशन बेस्ड चीजें हैं यार, कब समझोगे, ये थ्योरेटिकल नहीं है। आप थियरी पढ़ के कपल्ड विद द क्वेश्चन, आज नहीं कर पाए कल करो, लेकिन उसको 2 दिन के अंदर ऐसी साइकिल होनी चाहिए जिसमें रिवीजन के साथ क्वेश्चन हो जाना चाहिए, नहीं तो वो अधूरी पढ़ाई है। और कुछ लोग इतने पागल होते हैं, थियरी तो बार बार पढ़ लिया है, चलो क्वेश्चन ही करते हैं सिर्फ। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे रैंडम डिसीजन लोगे तो ऐसे रैंडम से नंबर आएंगे, पूरा क्लैरिटी के साथ कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरा अच्छा है, ये मॉडरेट है, ये पुअर है। अच्छे क्वेश्चन वाले, जो अच्छे टॉपिक वाले के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जब हम बैठ के उस टॉपिक को कर रहे होंगे, तो जिनमें मॉडरेट है उनमें रिवाइज भी करेंगे, ये भी करेंगे, और जो खराब है उसको तो बकायदे टाइम देके पढ़ना है, और नहीं तो छोड़ दो, ज्यादा फायदे में रहोगे, मैं बता रहा हूं। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको छोड़ दो, अभी टाइम है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भी कर सकते हो। यही 15 दिन 20 दिन और बीत जाए तो मैं बोलूंगा अब जो तुमसे नहीं हुआ है ना, और लग रहा है कि नहीं होगा, तो धीरे धीरे उसको अब एकदम लास्ट प्रायोरिटी रखो, पहले इतनी चीजें जो पढ़ रखी हैं उसको दिमाग में लेके आओ। ज्यादा जरूरी है, लालच मत करो बहुत ज्यादा, क्योंकि अपने अपने नंबर को भी देखना है। मैं इतना पढ़ करके भी 100% पढ़ करके भी नंबर 50% आ रहे हैं, उससे अच्छा है मैं 60% पढ़ाई करूँ, 50% लेके आओ, एफिशिएंसी अपनी अच्छा करो। स्मार्टनेस किसमें है, इसी में है ना। कम पढ़ करके ज्यादा स्कोर करो, rather देन ज्यादा पढ़ करके कम करो, लोड भी कम रहेगा। तो स्कोर भी साथ के साथ देखना है कि अच्छा इस बारी मैंने खूब पढ़ाई किया, स्कोर देख लेता हूँ कितना है, अगली बारी ग्रेजुअल मॉनिटरिंग करनी है एंड डिसीजन उसके हिसाब से अपने। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ जाओ देख लेते हैं। एंड दिस इज नोन एज, हेडिंग डाल करके इसको करना, ये कुछ रिएक्शन है जो कि मैं आपको इसके थ्रू करा रहा हूं। कॉन्जुगेट डाइईन, हेडिंग डाल लेना, कॉन्जुगेट डाइईन, इसके रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट डाइईन का रिएक्शन देखते हैं। देखो बेटा, नॉर्मल एल्कीन में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि नॉर्मल एल्कीन में अगर आप HBr जोड़ते हो तो आपके पास ऐसा बनने वाला है, यहां कार्बोकेटायन आ जाएगा, यहां ये बन गया, और बाद में ब्रोमीन अटैक हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें बहुत तकलीफ नहीं है। और थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया बनाना चाहा एग्जामिनर तो ऐसा कुछ कर देगा, और क्या कर सकता है भाई। अब HBr लोगे, कार्बोकेटाइन यहां बनाओगे, रीअरेंजमेंट होगा, यहां बन जाएगा प्रोडक्ट, बस इतना ही फर्क पड़ने वाला। ये बिल्कुल थोड़ा अलग केस है। अब जरा यहां HBr लगा करके आप एक बारी सोचो क्या प्रोडक्ट बनता है, तब मैं इस पर डिस्कशन करूंगा। फर्स्ट यू थिंक अबाउट, ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज टेकन, मतलब आपको दोनों पाई बॉन्ड को खत्म नहीं करना है, ओनली वन इक्विवेलेंट ऑफ HBr इज टेकन, कैन यू ड्रॉ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स बनाओ, जितने भी बन रहे हैं सब बनाओ उसमें। इस पे बन गया।
कर लिया? क्या बना? देखो सिंपल, जब आप इस पे अटैक कराओगे तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर यहां पे कैटायन बनाऊं, भाई दोनों तरफ एक ही जैसी बात है ना, या फिर इधर कैटायन बनाऊं। पहला तो क्वेश्चन ये होना चाहिए ये दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। नेचुरली इसको ब्लॉक करोगे, इसको बोलोगे सही है। क्यों? क्योंकि एक तो ये 1 डिग्री है, ये बीच में भी है, साथ में इधर से स्टेबलाइज्ड भी है रेजोनेंस से। लेकिन ये रुकना नहीं है, आपको रेजोनेंस दिखाना है, क्योंकि रेजोनेंस से चार्जेस का एक्चुअल माइग्रेशन होता है। ये दो पॉजिटिव चार्जेस आपको दिखाई दिए, पता है प्रोडक्ट दोनों ही बनता है। अगर हम कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर ना ले लें तो जनरली प्रोडक्ट, मतलब सॉरी, मतलब कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर ना लिखा हो, एक मिनट यहाँ पे सी एच है ना, सॉरी बी आर, अभी करता हूँ डिस्कशन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये आएगा कि सर मेजर कौन माइनर कौन, उसके लिए टेम्परेचर बताना पड़ेगा। अब दोनों को समझते हैं ना। ये बताओ, अगर मैंने टेम्परेचर काफी लो कर दिया, काफी लो का मतलब -40 डिग्री सेल्सियस लेके चला गया, लो टेम्परेचर पे इन दोनों कार्बोकेटायन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकेटायन होगा? है तो ये भी कार्बोकेटायन, है तो ये भी कार्बोकेटायन, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन है? नेचुरली ये वाला है ज्यादा स्टेबल, बोलो भाई। इस इससे बनने वाले प्रोडक्ट को काइनेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? काइनेटिक प्रोडक्ट becomes major product at low temperature। लो टेम्परेचर कितना है इस केस में? वो लो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस। कितने लोग देख रहे हैं कि सर अगर एल्कीन देखूं मैं प्रोडक्ट ये और ये, तो ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, 3 and 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, मोर स्टेबल एल्कीन, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। ड्यू टू 5 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। ये सुनो, it will form, it will be major product at high temperature। हाई टेम्परेचर मतलब कितना? वो टेम्परेचर मैं आपको दिखाता हूं। रूम टेम्परेचर होता है ना, वही इसके लिए हाई टेम्परेचर की तरह बिहेव करता है। रूम टेम्परेचर ही एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री 25 डिग्री पे यही बनता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट बनेगा, 20 से 25, 20 डिग्री रख लो दिमाग में। अब कहोगे एग्जाम में सर अगर आ गया क्वेश्चन और पूछा कि एक ही प्रोडक्ट बनाया हो, कौन सा बनाएंगे, और यहाँ टेम्परेचर वगैरह कुछ ना मेंशन किया हो, तो यही बनाना। क्योंकि जब कुछ ना मेंशन करे तो समझो रूम टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या हम ला सकते हैं क्या -40 डिग्री? दिमाग खराब हो जाएगा हमारा। 0 तक लाने में तो मुश्किल हो जाता है। ये ठंड के टाइम में तो चलो फिर भी पहुंच रहा है थोड़ा बहुत, उसमें भी रूम के अंदर तो 0 नहीं होता है। रूम का टेम्परेचर तो उससे फार बेटर रहता है, नहीं तो वहीं फ्रीज हो जाते हैं हम लोग। रूम टेम्परेचर इज वे मोर ग्रेटर देन 0। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल थिंग। नॉर्मल थिंग इज दिस, हमेशा याद रखना। अच्छा काइनेटिकली क्यों, समझ में आ रहा है ना? लो टेम्परेचर पे जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो वो चीज थोड़ी फास्ट बनेगी, क्योंकि इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगर इसका प्रोडक्ट स्टेबल भी है तो इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? सो लो टेम्परेचर पे काइनेटिक प्रोडक्ट बनाएंगे और हाई टेम्परेचर पे थर्मल। मैंने एक इस तरह का डिस्कशन आपको पहले भी किया था, ध्यान है क्या? जब हमारे पास CH3 होता है, SO3 H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं,
तो मैंने आपको बताया था 25 पे कोई और प्रोडक्ट एंड 100 डिग्री पे कोई और प्रोडक्ट। बताओ 25 पे कौन बनता है? काइनेटिक। काइनेटिक कौन ज्यादा है? यहाँ CH3, बोलो। थर्मोडायनेमिकली कौन ज्यादा है? पैरा वाला। काइनेटिकली कौन ज्यादा था? ऑर्थो। ऑर्थो काइनेटिकली क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इंटेंसिटी हाई है और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही स्लोवेस्ट स्टेप होता है। तो यहाँ नेगेटिव ज्यादा है, यहाँ नेगेटिव कम है। इनके दो दो सेंटर्स हैं, कोलिजन के भी चांस ज्यादा है, नेगेटिव भी ज्यादा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, यहाँ ज्यादा होगा। बट यहाँ रखने का डिमेरिट है कि इन दोनों में रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन। मॉलिक्यूल इसको मिनिमाइज करना चाहेगा, तो पैरा प्रोडक्ट इसका मेजर होगा हायर टेम्परेचर। तो जब और ये दो 25 पे ये था और ये 100 डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट और इस पे काइनेटिक प्रोडक्ट। ये बताओ डिस्कशन हुआ है ना हमारा? थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक, इसका डिस्कशन हुआ है ना? बोलिए। वो काइनेटिक इसमें तो साफ दिख नहीं रहे ये जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो रहा है उसका नंबर ज्यादा होगा ना इन दोनों में, अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो ना। तो स्टेबल इंटरमीडिएट से जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो वो काइनेटिक चीज ही तो है भाई। हम स्टेबल इंटरमीडिएट का मतलब क्या कि जैसे मान लो रिएक्टेंट यहाँ है, इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है, I1 बन रहा है, I2 बन रहा है, I3 बन रहा है। अब पता चला यार ये इसका लेवल ये है, इसका लेवल ये है, इसका लेवल, इसमें मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कौन है? ये कैसे देख रहे हैं हम? एक्टिवेशन से ही तो देख रहे हैं, काइनेटिक से ही तो देख रहे हैं। हमें थर्मोडायनेमिक्स में दुनिया भर में क्या हो रहा है, कैसे आ रहा है, इससे मतलब नहीं। हमें बताओ P कहाँ है, R कहाँ है, इन दोनों से मतलब है। कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ये सब काइनेटिक प्रॉब्लम है। तो जो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम करके करते हैं वो काइनेटिक प्रोडक्ट ही होता है। स्पीड का जिसमें डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है? ओके, समझ आ गया ना कॉन्जुगेट एडिशन में कैसे करना है? अब अगर मान लो थोड़ा सा चेंज मैं कर दूं इसी में, CH3 CH3, इनके प्रोडक्ट्स बताओ।
क्या बनाया आप लोगों ने? व्हाट हैव यू ड्रॉन? तो देखो, अगर आप यहां कराते भी हो ना, अब देखो अनसिमेट्रिकल हो गया एंड, तो एक तो यहां पहले बना लो, फिर एक यहां बना लो। और कितने लोग कह रहे हैं सर एक और चीज भी बन सकता है, विच इज ओवर हियर, क्योंकि ये अब ये 3 डिग्री था तो ये ठीक ठाक था, है ना? ये 3 चीजें बनी। अच्छा, अभी ये जो बना भी तो ये रेजोनेंस हो जाएगा। मजा आ गया ना, इसमें कितने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, अब पहले थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बताओ कौन सा आपको दिख रहा है, कहां पे एच जोड़ने पे ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है? मुझे तो लग रहा है कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा तो 3 3 6 और यहाँ पे एक 7 7 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट ये होता है। काइनेटिकली 3 डिग्री भी है और डबल बॉन्ड का कॉन्जुगेशन भी है इसके साथ, तो ये होगा काइनेटिक प्रोडक्ट और ये होगा थर्मोडायनेमिक। इसके अलावा अगर बताओ आपको कुछ दिख रहा है तो मैं आपका वेलकम करूंगा। दिस विल बी आवर काइनेटिक प्रोडक्ट, मतलब यहां ब्रोमीन जोड़ करके, एंड दिस विल बी आवर थर्मोडायनेमिक। सबको क्लियर है? हाँ, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख के कब बता दिया था? चुप रहो, मैंने बोला था कि साइड में गया ये CH2+। देखो इसका दिमाग देखो, एक तो पवित्र सुनते याद है, फिर मेरे को ही ब्लेम कर रही है उल्टा। ये मैंने बोला था कि ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, 3 and 2, आप भी याद है। आओ चलो देखते हैं। नाउ आई विल डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस, which is known with the name Diels-Alder reaction. ठीक है, और ये बड़ा सिंपल मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट का रिएक्शन है। Conjugate diene reacts with normal alkene and it straight away forms, गर्म करने पे कुछ नहीं, बस सिंपल रीअरेंजमेंट है, कुछ नहीं होता इसके अंदर, 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होता है। इट इज दैट सिंपल। 1 2 3 4 नंबर 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, देखो लिख लो, इट इज अ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। बस सॉरी क्या बोलोगे इसको आप, हाँ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ही तो हो रहा है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन, अ मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब कभी क्वेश्चन पूछता है कि भाई इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोफाइल कौन न्यूक्लियोफाइल है, तो बोलते हैं देखो इसके पास एक ही पाई है, इसके पास डबल पाई है, तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब कहोगे ये आपको कैसे मालूम सर? तो देखो इसके ना अलग अलग अगर आप डेरिवेटिव्स बनाते हो, तो अगर इसके अंदर ना विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो रेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगाते हैं तो रेट बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है उसमें डोनेटिंग ग्रुप डालो तो और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन गया, इलेक्ट्रोफाइल है उसमें खींचो और तो और पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। तो एल्कीन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए अगर अलग अलग एल्कीन ले लो, जैसे मैं बोलूं कि ये ले लिया, फिर बोलूं कि एक काम करता हूं एक तरफ साइनाइड डाल देता हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि दोनों तरफ साइनाइड डाल देता हूं, तो रिलेटिव रेट रेट ऐसे बढ़ता जाएगा। और अगर मैं डाइईन की बात करूं ये ले लूं, यहां CH3 डाल दूं, बेटर हो गया, यहां OCH3 डाल दूं और अच्छा हो जाएगा।
जितना न्यूक्लियोफिलिक करो उतना अच्छा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ये। तो जब आप गर्म करते हो तो मैंने ऐसा बोला कि ये इसके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट करता है, वैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर ये इसके एंटी बॉन्डिंग में देगा, ये रीअरेंज हो जाएगा, चार्जेस कहीं कुछ नहीं। 6 मेंबर्ड सीधा सीधा बोलते हैं ना, ये हमारा 6 मेंबर्ड प्रोडक्ट है। इनको डाइइनोफाइल्स भी बोलते हैं, डाइइनोफाइल्स। पूछा जाता है डाइइनोफाइल्स का मतलब, ये दोनों का ग्रुप को कलेक्टिव नेम दिया जाता है डाइइनोफाइल। समझ रहे हो? अब अगर मान लो आपके सामने मैं एक दो रिएक्शन लिखता हूं तो आप इसको करने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन डालूंगा। बताओ क्या बनने वाला है? क्या बनेगा? चुपचाप नंबरिंग कर लो, 3 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 6 मेंबर यहाँ पे चुपचाप रिंग में बना लो, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड 6 पे क्या अटैच था? सी एन, इधर अटैच कर लो जो। एंड आपको मालूम है कि ये इधर जाएगा, ये बीच में जाता है, ये इनके बीच में बन जाता है, यानी बीच में एक पाई बॉन्ड। 2 3 में पाई बॉन्ड, बस एज प्लेन एज दैट। एंड 2 पे क्या अटैच था? ओसी। दिस विल बी द प्रोडक्ट। एक तीसरा करा देता हूं, ड्रॉ द प्रोडक्ट। सिंपली हीट करना है। कर लिया बेटा? देखो इधर, ये उड़ करके इस पे आएगा, ये पाई बॉन्ड उठ के इसके पे जाएगा, ये बीच में आएगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको नंबर 7 कर दो। लेकिन ध्यान रखना 1 6 5 ये सब आपस में जुड़े हैं, तो एक 6 मेंबर रिंग बना दो, 2 3 के बीच में पाई बॉन्ड डाल दो। और यहां से कितने लोग कह रहे हैं? 7 वाले का ऐसे ब्रिज की तरह से है, और 6 पे NO2, यहाँ NO2, 1 2 3 4 5 and 6। कितने लोगों को क्लियर हुआ? ये हो गया सबको? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। लास्ट रिएक्शन आज का पढ़ेंगे। देखो
कभी कभी ना ऐसे कंपाउंड्स जो कि कॉन्जुगेटेड कीटोन है, या फिर यही चीज मैं ले लूं लाइक CH3 NCH डबल बॉन्ड CH NC डबल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड पे कुछ रिएक्शन देता है। मान लो मेरे को रिएक्शन कराना हो तो मैं ले लूं CH3 MgBr, जो सबसे पॉपुलर है मैं उसकी बात करूं, R2LiCu यानी CH3 होल ट्वाइस LiCu। यहां पे भी वही कहानी लेकर के कर लूंगा। या कभी कभी मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दिया, तो अब सर पंगा क्या है, हमें तो यही मालूम है कि भाई ये CH3 है, माइनस है, तो चुपचाप यहां अटैक करेगा। हम लोग जानते हैं नॉर्मल केस में तो कोई टेंशन नहीं होता है, क्योंकि यही पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक करता। वैसे एक बात बता दूं ना बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, proportional to ionic character, क्योंकि जितना कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही वो खतरनाक होगा अटैक करने। C- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड पुअर लिविंग ग्रुप। अरे बात समझ में? तो अब आपको मालूम है कि मैग्नीशियम इज अ वेरी एक्टिव मेटल, जबकि कॉपर तो डी ब्लॉक का है, इसका हाई पोलराइजिंग पावर होता है। हाई पोलराइजिंग पावर होता है तो इस पे इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव बहुत कम कर देता है, और इस पे पावरफुल नेगेटिव है। तो ये जब लेगा बेटा ना, तो उस जगह पे अटैक करने की कोशिश करेगा जिसपे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। यानी ये लोगे तो अटैक यहां होगा, एंड आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो इस जगह बनने वाला है, यू विल गेट O- एंड CH3। लेटर ऑन अगर आप इसको प्रोटोनेट करते हो तो यू विल गेट, मतलब एज सिंपल एज दैट। इफ यू हैव ग्रिग्नार्ड या उससे पावरफुल RLi हो गया तो यही अटैक करेंगे डबल बॉन्ड। लेकिन अगर तुमने ऐसा ग्रुप ले लिया तो, क्योंकि नेगेटिव काफी कम हो गया है कार्बन पे, नेगेटिव काफी कम हो गया है, तो ये वापस आएगा और यहीं बगल में कॉपर +1 बैठा है, ये इसको अपने साथ ले जाएगा, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है कार्बन पे। अब ये समझना, फ्री होकर के नहीं आता है ना, ये कॉपर के साथ अटैच होके आ रहा है ये। सो बेसिकली मैं ये बोलूंगा अटैक करा के मत देखो, बल्कि ये बोलो कि कार्बन पे नेगेटिव कम है तो उधर अटैक ही नहीं करेगा। फिर कहां करेगा? तो वो ढूंढता है कि किस जगह पे उसका और थोड़ा आसानी से काम बन सकता है, जहां से रिवर्सिबिलिटी का चांस ना बन रहा हो। ये है वो सेंटर जहां रिवर्सिबिलिटी का चांस नहीं बनेगा अगर कॉपर यहां पे इसके साथ आया तो। ये सेंटर है, और यही सेंटर क्यों, यहां क्यों नहीं? क्योंकि आप अगर देखोगे तो एनी ऑफ द कॉन्जुगेटेड थिंग का रेजोनेंस मैंने बोला था सिर्फ यही बनाना, उल्टा मत बना देना। प्लस देखो यहां पे क्या चार्ज आया, तो इसके रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा पे प्लस चार्ज आता है, ये बात दिमाग में रखो। तो अब आपको समझ में आएगा नेगेटिव यहां क्यों आया। तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि एक बारी इसने अटैक किया ना, जैसे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव तो स्टेबलाइज होगा। यहां CH3 डाल दो तो रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगी, यहां अटैक इज मोर फेवरेबल। अब बाद में क्या, ये नेगेटिव है, आप सॉल्यूशन में H+ डालोगे तो H+ ले जाएगा, बस इसका प्रोडक्ट क्या आ गया, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट आ गया। तो कभी कभी ना क्या करता है, दोनों मिक्स करके दे देता है, दिस प्लस दिस। बेटा जैसे इसके साथ कॉपर का कोई भी ले लिया, जैसे मतलब दिस, इसको लिखना हो अगर उसको, ऐसा भी कर सकता है कि CH3 MgBr और साथ में उसने कॉपर का आयोडाइड ले लिया। ये लेने का मतलब ही कि कॉपर अब इसमें इन्वॉल्व हो गया गेम में। ये लिखना और ये लिखना एक ही बात है, हमेशा दिमाग में रखना। CuI Cu2I2 दिख, जैसे ही दिख जाए आप समझ लो कि इस जगह पे अब अटैक नहीं कराना है मुझे, अटैक इधर की तरफ कराना है, क्योंकि बहुत कमजोर नेगेटिव चार्ज है, बहुत कमजोर। याद रहेगा सबको इतनी बात? बोलो।
तो ये बात। अच्छा सर, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वाला कहाँ अटैक करेगा? तो H पे इंटेंस नेगेटिव होता है ना, इट विल अटैक हियर, कीटोन को सीधा, डबल बॉन्ड को। बहुत कम चांसेस है कि डबल बॉन्ड को रिड्यूस करे, आते हैं चांसेस, कुछ केसेस बनते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस, बहुत रेयर। और उन मॉलिक्यूल को याद करने का भी कोई खास बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो मतलब एमएससी में जाकर के पढ़ना होता है। ठीक है, अभी इतना इंट्रो काफी है। और कहोगे सर मान लो कोई और ऐसा न्यूक्लियोफाइल दे दे जिसमें नेगेटिव हो, इनॉल टाइप में, ऐसे टाइप में, इनोलेट आयन, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो देखो ये बल्कियर है ना, तो इसका यहां अटैक स्लो, ऐसे चीजों का अटैक यहां करा देना। NH2 आ गया सर, CH2 इसका यहां अटैक रिवर्सिबल था, इसका भी अटैक यहीं करा देना। जिनका यहां रिवर्सिबल हुआ उनको चुपचाप यहां अटैक करा देंगे, बस इतना ही मूल मंत्र है। इसी को बोलते हैं माइकल एडिशन, जब यहां पे अटैक करता है, माइकल एडिशन। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर में यही खत्म करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट, स्टडी हार्ड।